हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसटी ट्यूटोरियल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, हम सभी आज भारतीय अर्थव्यवस्था के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जो ये दूसरा पार्ट होगा। पहला पार्ट जो है आप लोग प्ले स्टोर पर जा कर के देख सकते हैं, जो सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की विदेशी मुद्रा अधिकतम इस मद में खर्च होती है। ऑप्शन नंबर ए है खाद्य आयात पर, बी है पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर, ऑप्शन नंबर सी है लोहे और स्टील के आयात पर, ऑप्शन नंबर डी है प्रौद्योगिकी जानकारी के आयात पर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भारत में विदेशी मुद्रा जो है अधिकतम पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर जो है खर्च होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1950 में, बी है 1951 में, सी है 1992 में, डी है 1953 में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1951 में। ठीक है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, अगर इसका पूछे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था, तो जीडीपी, ठीक है, जीडीपी जो है 2.1% करने का जो है लक्ष्य था प्रथम पंचवर्षीय योजना का। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य था जो है कृषि पर जोर देना था। ठीक है, कृषि पर जोर देना था। प्रथम लक्ष्य था जीडीपी को 2.1% करना और दूसरा लक्ष्य था जो है कृषि पर जोर देना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व में पेट्रोल की कीमतें किससे निर्धारित होती हैं? ऑप्शन नंबर ए है IMF द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है IBRD द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है रिजर्व बैंक द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है ओपेक द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ओपेक के द्वारा। विश्व में पेट्रोल की कीमतें जो है ओपेक के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। ओपेक का पूरा नाम हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ठीक है, और इसका जो है स्थापना जो है 1960 में बगदाद में हुआ था। ठीक है, और इसका मुख्यालय जो है वियना, ऑस्ट्रेलिया में है। इसका ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये वियना में है, जो वर्तमान समय में ऑस्ट्रिया में है, और इसकी स्थापना जो है 1960 में हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वाणिज्य के किस क्षेत्र से बुल तथा बियर जुड़े हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए है विदेशी व्यापार, ऑप्शन नंबर बी है आंतरिक व्यापार, ऑप्शन नंबर सी है शेयर बाजार, ऑप्शन नंबर डी है बैंकिंग। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शेयर बाजार। ठीक है, बुल तथा बियर जो होते हैं वो शेयर बाजार से जुड़े होते हैं। शेयर बाजार की अपनी एक भाषा होती है। जो लोग यह सोचते हैं कि बाजार तेज़ी से रुख में रहेगा, तो लाभ की आशा से वो शेयर खरीदना चाहते हैं, इसलिए उन्हें तेजड़िए यानी बुल्स या बैल कहा जाता है। ठीक है, और जब ये सोचते हैं कि बाज़ार कीमतें गिरेंगी, शेयर को बेचना चाहते हैं, तो उन्हें जो है मदड़िए कहते हैं, यानी बियर, भालू कहते हैं। ठीक है, तो जो बियर है और जो बुल है वो शेयर मार्केट से, शेयर बाज़ार से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पुरानी मुद्रा को समाप्त कर उसके स्थान पर नई मुद्रा जारी करने की कार्रवाई क्या कहलाती है?
पुरानी पैसे को जो है समाप्त करके उसकी जगह पर नया पैसे का जो चलन लाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है अवमूल्यन, ऑप्शन नंबर बी है अधिमूल्यन, ऑप्शन नंबर सी है विमुद्रीकरण, ऑप्शन नंबर डी है मुद्रा संकुचन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विमुद्रीकरण उसे कहा जाता है। ठीक है, पुरानी मुद्रा को समाप्त कर उसके स्थान पर जब नई मुद्रा जारी की जाती है तो उसे जो है विमुद्रीकरण कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई? ऑप्शन नंबर ए है 1988 में, बी है 1992 में, सी है 1993 में, डी है 2002 में। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1992 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, इसको जिसे सेबी भी कहा जाता है, सेबी। ठीक है, सेबी इसे कहा जाता है। ठीक है, इसकी जो है स्थापना 1988 में 88 अधिनियम के तहत, ठीक है, 1952 में जो है इसे वैधानिक मान्यता जो है इसको जो है दी गई थी 1992 में, और 1988 अधिनियम के तहत इसको जो है इसकी स्थापना की गई थी, और 30 जनवरी जो है 1992 को ये प्रचलन में आया था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय इसका हो जाएगा मुंबई में। ठीक है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सा देश वर्तमान में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन नंबर ए है चीन, बी है मलेशिया, सी है भारत, डी है जापान। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जापान। ठीक है, पहले नंबर पे है कौन सा है? पहले नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पे अमेरिका है, ठीक है, तीसरे नंबर पे जापान है। भारत का नंबर जो है 11वां आता है, और 2028 तक भारत का तीसरे स्थान पर आ जाने की संभावना है। ठीक है, तो तीसरे स्थान पे कौन सा है? जापान है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है आयकर, बी है व्यापार कर, सी है सीमा कर, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सीमा कर। आयात एवं निर्यात पर जो कर लगाए जाते हैं उसको सीमा कर के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक देता है। ऑप्शन नंबर ए है अल्पकालीन ऋण, ऑप्शन नंबर बी है दीर्घकालीन ऋण, ऑप्शन नंबर सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक जो है दीर्घकालीन ऋण देता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1945, बी है 1947, सी है 1954, डी है 1956। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1956 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1993 में, बी है 1994 में, सी है 1995 में, डी है 1996 में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1995 में। ठीक है, और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय अगर पूछे तो मुख्यालय कहाँ पे है? ये जिनेवा में है। ठीक है, जिनेवा में। और ये पूछे कि कितने कुल सदस्य हैं इस देश के, तो वर्तमान में जो है 160 सदस्य देश हैं। ठीक है, 160 सदस्य देश हैं इसमें, और मुख्यालय जो है जिनेवा में है, और इसकी स्थापना जो है 1995 में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए है विजय केलकर, ऑप्शन नंबर बी है केसी पंत, सी है एम खुसरो, डी है एन के सिंह। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एन के सिंह। ठीक है, 15वां वित्त आयोग जो है कब शुरू होगा? वो शुरू होगा 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 2020 से शुरू होगा। ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन होंगे? उसके अध्यक्ष होंगे एन के सिंह। ये कौन सा वित्त आयोग है? तो ये 15वां वित्त आयोग है। और अगर पूछे प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी थे। ठीक है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी थे, ठीक है। और 15वां वित्त आयोग कब शुरू हो रहा है? तो 1 अप्रैल 2020 से 5 वर्षों के लिए जो है, यानी 2025 तक जो है 15वां वित्त आयोग चलेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, बी है कानपुर, सी है मुंबई, डी है नासिक। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। ठीक है, आरबीआई एक कैसा बैंक है? तो एक केंद्रीय बैंक है। ठीक है, एक केंद्रीय बैंक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में भी इसका जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। आरबीआई का जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 में, ठीक है, 1935 में हुई थी। 1934 एक्ट के तहत 1934 एक्ट के तहत जो है 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। ठीक है, अगर शुरू में कहा जाए, शुरू में पूछा जाए कि आरबीआई का शुरू में मुख्यालय कहाँ था, तो ये कोलकाता में था। ठीक है, कोलकाता में था। और 1937 में जो है 1937 में जो है ये मुंबई आ गया था। ठीक है, 1937 में मुंबई आ गया था। आरबीआई का जो है मुख्यालय मुंबई में है। यह एक केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई। 1934 एक्ट के तहत 1935 में हुई। प्रारंभ में इसका मुख्यालय कोलकाता में था। 1937 में इसे बदल करके जो है मुंबई कर दिया गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर बिमल जालान, बी है डॉक्टर मनमोहन सिंह, सी है पीवी नरसिम्हा राव, डी है पी चिदम्बरम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के अग्रदूत जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। अगला प्रश्न, हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः किस फसल से है? ऑप्शन नंबर ए है चावल, ऑप्शन नंबर बी है गन्ना, ऑप्शन नंबर सी है दालें, ऑप्शन नंबर डी है गेहूँ। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गेहूँ से। ठीक है, हरित क्रांति का संबंध जो है मुख्यतः गेहूँ से है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है भारतीय रेलवे, बी है भारतीय दूरसंचार तंत्र, सी है भारतीय विद्युत क्षेत्र, डी है भारतीय वाणिज्यिक बैंकिंग तंत्र। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रेलवे। ठीक है, भारतीय रेलवे जो है इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है एस.एन. टैगोर, बी है दादा भाई नौरोजी, सी है राजेंद्र प्रसाद, डी है फजल अली। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है स्वतंत्रता संग्राम में भी बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। इन्हें गोल्डन मैन भी कहा जाता है। और इनको अच्छे तरीके से देखिएगा, इनसे बहुत सारे प्रश्न 4-5 प्रश्न करीब बनते हैं। तो चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद
का क्या कार्य है? ऑप्शन नंबर ए है पंचवर्षीय योजनाओं का सामान्य प्रारूप तैयार करती है। बी है पंचवर्षीय योजनाओं की क्रियान्विति की देखरेख करती है। ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करती है। ऑप्शन नंबर डी है योजना के प्रत्येक क्षेत्र का लक्ष्य निर्धारित करती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद जो होता है और राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करती है। इसका गठन कब हुआ था? अगर पूछ दिया जाए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो गठन हुआ जो है 6 अगस्त जो है 1952 में, 6 अगस्त 1952 में हुआ था। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। इस 2 पॉइंट को और याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसका गठन जो है 1952 में 6 अगस्त को हुआ था। इसका अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। इसका कार्य क्या होता है? राष्ट्रीय योजनाओं को जो है जो राष्ट्रीय योजनाएं बनाई जाती है उनकी जो है ये समीक्षा करती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आर्थिक नियोजन एक विषय है समवर्ती सूची का, राज्य सूची का, संघ सूची में। ऑप्शन नंबर डी है किसी भी सूची में विनिर्दिष्ट नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची संविधान लागू होने के समय इसमें जो है कितने विषय थे? संविधान जब लागू हुआ था तो इसमें जो है 47 विषय थे। और वर्तमान समय में कितने विषय हैं? तो वर्तमान समय में इसमें जो है 52 विषय हैं। ठीक है, समवर्ती सूची में राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो है दोनों मिलकर के जो है काम करती है। और आर्थिक नियोजन जो एक विषय है उसको भी जो है समवर्ती सूची में रखा गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से ऑप्शन नंबर ए है सरकार के ऋण में कमी आती है। ऑप्शन नंबर बी है अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आ जाती है। ऑप्शन नंबर सी है देश में आर्थिक विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश आता है। ऑप्शन नंबर डी है वांछित क्षेत्रों में ऋण प्रवाह बढ़ता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि करने से जो है अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में जो है कमी आती है। ठीक है, तो कैसे लगे 20 प्रश्न आप सब जरूर कमेंट में बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और फिर हम अगले वीडियो में इसी तरह से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं 20 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।